बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जॉब्स विद मी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि हार्ट वर्क परमिट क्या है, हार्ट वर्क क्या होता है। दोस्तों, हार्ट वर्क परमिट को शुरू करने से पहले परमिट लेने से पहले आपको किन किन अरेंजमेंट्स को सामने रखना होता है और तब जाकर आपको परमिट मिलता है। दोस्तों, आपसे हम जिक्र कर रहे हैं साबिक के परमिट्स का, जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं, कोल्ड वर्क परमिट का और हैजर्ड असेसमेंट जो कोल्ड वर्क परमिट के साथ और दूसरे परमिट के साथ आती है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, अच्छी लगी होगी, आप चीज़ें समझ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि हार्ट वर्क परमिट क्या है। सबसे पहले हम जिक्र करें कि हार्ट वर्क है क्या। दोस्तों, हार्ट वर्क वो है जिसमें वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग या रेडिएशंस, कोई और जॉब जिसमें स्पार्क पैदा होने का ख़तरा होता है, ये हार्ट वर्क एक्टिविटी के अंडर आता है। जब ये आपने हार्ट वर्क परमिट या हार्ट वर्क करना होता है, उसके लिए आपको हार्ट वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों, हार्ट वर्क परमिट है क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका हार्ट वर्क परमिट। ये रेड कलर का होता है, ठीक है। पहले हमने कोल्ड वर्क परमिट देखा, जिसे जनरल वर्क परमिट भी कहते हैं, वो ग्रीन कलर का था, ठीक है। ये हार्ट वर्क करना होता है, उसके लिए आपको हार्ट वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों, हार्ट वर्क परमिट है क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका हार्ट वर्क परमिट। ये रेड कलर का होता है, ठीक है। पहले हमने कोल्ड वर्क परमिट देखा, जिसे जनरल वर्क परमिट भी कहते हैं, वो ग्रीन कलर का था, ठीक है। लेकिन कहीं यूएई के अंदर आप देखें तो एडनॉक के अंदर ग्रीन कलर का जो परमिट होता है वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री का होता है। लेकिन यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर साबिक के अंदर जो चीज़ें आती हैं, साबिक में जो परमिट ग्रीन कलर का है वो जनरल वर्क परमिट के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आप ये जान चुके हैं कि आपका हार्ट वर्क है क्या, ठीक है। अगर आपने वेल्डिंग करनी है, कटिंग, ग्राइंडिंग या कोई भी आपने काम करना है जिसमें स्पार्क पैदा होने का खतरा है, इवन कि आपने क्रेन यूज़ करनी है, उसके लिए भी हार्ट वर्क परमिट आता है। जनरेटर चलाना है, तब भी आपका हार्ट वर्क परमिट आता है। आपकी व्हीकल एंट्री मूवमेंट है, उसमें भी हार्ट वर्क परमिट के साथ व्हीकल एंट्री मूवमेंट का सर्टिफिकेट आता है। जहाँ पर भी ज़रा सा स्पार्क पैदा होने का खतरा होता है, वहाँ पर आपको हार्ट वर्क परमिट इशू किया जाता है। दोस्तों, हार्ट वर्क परमिट ये रहा मेरे सामने। आपको इसमें बता दूँ, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि हार्ट वर्क परमिट आपके सामने आ चुका है। आप इसमें शुरू में देखेंगे इसके ऊपर हार्ट वर्क परमिट लिखा हुआ है, ये रेड कलर का परमिट है। उसके बाद इसमें जो डिपार्टमेंट है, पहला पार्ट हम देखने जा रहे हैं, उसमें डिपार्टमेंट या यूनिट का आप नाम लिखेंगे। फर्स्ट करें ईडीसी हमारा वर्क यूनिट एरिया है, या कोई भी आपका वर्क यूनिट एरिया हो सकता है, उसका नाम लिखेंगे। डेट लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे, वर्क लोकेशन लिखेंगे कि आप काम करने की जगह कौन सी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, इक्विपमेंट का नंबर लिखेंगे। वेसल वी के लिए होता है, एक्सचेंजर के लिए आप ई यूज़ करते हैं और कॉलम के लिए सी यूज़ करते हैं, और उसके आगे उनका नंबर होता है 901 हो सकता है, 508 हो सकता है, समथिंग कोई भी नंबर इसका ABC हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्क टू बी डन, किस एरिया के अंदर आपको काम किया जाएगा। हार्ट वर्क जो साइट के अंदर भी किया जाता है और मोस्टली कोशिश की जाती है अगर इक्विपमेंट को शिफ्ट किया जा सकता है तो हार्ट वर्क को ले डाउन एरिया में किया जाए, जहाँ पर स्पार्क जो है आग लगने के चांसेस कम होते हैं। ले डाउन एरिया हमेशा प्लांट से थोड़ा सा बाहर बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपकी गैसेस वगैरह और ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। इसको ग्रीन जोन भी कहा जाता है, जहाँ पर बैठकर आप खाना खाना भी खा सकते हैं। प्लांट के अंदर आपको खाने पीने की इजाज़त नहीं होती। तो आपने उस एरिया का नाम लिखना है जिस एरिया के अंदर आप हार्ट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें जो पार्ट सी है उसमें देखिए इंश्योर लोटो इज परफॉर्म, ठीक है। हार्ट वर्क करने के लिए कभी कभी आप पाइपलाइनों पर भी आपको हार्ट वर्क करना होता है। आपने वो पाइपलाइन काटनी होती है या वेल्ड करनी होती है, तो उसके लिए आपको लोटो चाहिए होता है। लोटो क्या है? लॉग आउट टैग आउट है कि आपने उस लाइन को पीछे से उसका कनेक्शन ऑफ कर दिया है, तो वो आपका लोटो कहलाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। लोटो का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे और येस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है वर्क एरिया क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कंबस्शन मटेरियल। आपने वर्क एरिया को क्लीन कर दिया है, वहाँ पर आपका कोई ऐसा कंबस्शन मटेरियल तो नहीं है जो आग लगने के स्पार्क को पैदा करने का रास्ता मुहैया कर सकता है या जरिया बन सकता है, ठीक है। तो आपने उसको क्लीन करने के बाद यस पे टिक करना है। ये जितनी भी चीज़ें आपकी आ रही हैं, ये हार्ट वर्क परमिट को लेने से पहले प्रिपरेशन के लिए आ रही हैं। आपने इन चीज़ों को रेडी करने के बाद हार्ट वर्क परमिट लेने के लिए जाना होता है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हार्ट वर्क को शुरू करने से पहले आपने परमिट लेने के लिए जाना है, तो प्रिपरेशन आपकी पूरी होगी तभी आपको हार्ट वर्क परमिट दिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो आपकी जितनी भी चीज़ें अभी आ रही हैं, ये सारी आपकी उससे रिलेटेड है कि आपने प्रिपरेशन कर ली है वर्क परमिट को लेने के लिए या नहीं की है। तीसरे नंबर पर आप क्या है, मैन होल, कैचेस, पिट्स या सेवर्स वो कवर कर दिए गए, जो गड्ढे वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें कवर कर दी गई, जैसे मोस्टली यहाँ पर नहीं होती, इसका एक्सकेवेशन से ताल्लुक होता है। उसके बाद है प्रोसेस वेंट्स, मैन होल्स, ये भी आप
नहीं इतने यूज़ होते। टॉक्सिक फ्लेमेबल मटेरियल्स विद इन 15 मीटर रेडियस ऑफ वर्क एरिया रिमूव्ड। 15 मीटर के एरिया के अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल जो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है, क्या वो रिमूव कर दिया गया है? तो ये आपका इंटरव्यू का एक सवाल भी क्लियर हो गया कि आपने जहाँ पर हार्ड वर्क एक्टिविटी करनी है, उस हार्ड वर्क एक्टिविटी जहाँ पर आप की जाएगी उसके आसपास से कितना एरिया आप बैरिकेड करेंगे या कवर करेंगे? तो यह है 15 मीटर रेडियस, ठीक है, जहाँ पर आपकी जॉब हो रही होगी। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके है टॉक्सिक फ्लेमेबल मटेरियल। अच्छा, ये हो चुका है। वर्क एरिया बैरिकेड, वार्निंग साइंस एंड फेंस आर फायर ब्लैंकेट इज प्रोवाइडेड। आपका वर्क एरिया बैरिकेड कर दिया गया है और उसके बाद आपके वार्निंग साइन लगा देंगे, हार्ड वर्क इज गोइंग ऑन, ये आपका वार्निंग साइन होगा। और उसके बाद जो आपका लिखा हुआ क्या है, फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट क्या होती है? ये ऐसी चादर होती है जिसको जहाँ पर आपने हार्ड वर्क करना होता है उसके चारों तरफ आप इसको लगा देते हैं। उससे क्या होता है, स्पार्क बाहर नहीं जाता। अगर खुदा न खास्ता कोई स्पार्क पैदा होता भी है तो वहीं पर रिफ्यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखें SDS सेफ्टी डाटा शीट लोकेशन पर मौजूद है। सेफ्टी डाटा शीट जो होती है ये भी सेम लाइक JS से होती है। उसके बाद व्हाट विल द वर्क इफेक्ट ऑपरेशंस अदर मेंटेनेंस जॉब विद इन 15 मीटर रेडियस। क्या आपका जो काम है वो 15 मीटर रेडियस के अंदर किसी और जॉब को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये सामने आपने टिक करते जाना यस और नो में से। जो चीज़ें आपके यहाँ आपको समझ आ चुकी होंगी, जो चीज़ें समझ आ जाएंगी उनके ऊपर आप यस कर देंगे, बाकी के ऊपर क्रॉस करते जाएंगे। तो अगर आपका हार्ड वर्क एक्टिविटी जो 15 मीटर रेडियस के दरमियान हो रही है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है क्या उसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं? आप उसमें कह देंगे कि नहीं सर, जब तक हार्ड वर्क एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी दूसरी जॉब परफॉर्म नहीं की जा सकती उस 15 मीटर रेडियस के अंदर। उसके बाद है इंश्योर ग्रेटिंग गार्ड रेल्स इन प्लेस एंड सिक्योर्ड प्रॉपरली। आप ये देखेंगे कि आपके आसपास गार्ड रेल्स लगाई गई हैं अगर आपने ऊपर हाइट का काम करना है तो। उसके बाद है इंश्योर गैस टेस्ट टेकन बिफोर व्हीकल एंट्री एट प्लांट एरिया। क्योंकि आपने जब हार्ड वर्क एक्टिविटी करनी हो सकता है आपको पेट्रोल फिलिंग के लिए गाड़ी चाहिए हो या कोई और आपने हार्ड वर्क करना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है गाड़ी के आने जाने की ज़रूरत होगी। उसके लिए आपने इंश्योर करना है कि आप व्हीकल एंट्री मूवमेंट सर्टिफिकेट ले चुके हों, पेट्रोल फिलिंग के लिए उसका परमिट ले चुके हों, ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करनी होती हैं। और गैस टेस्ट जो बेसिकली है, गैस टेस्ट किया जाता है जब भी आप कोई भी जॉब शुरू करने के लिए जाते हैं तो आपने गैस टेस्ट लाजमी करना होता है। इनिशियल एंट्री क्लाइंट की निगरानी में होती है, ठीक है, और इस एंट्री के बाद आप घंटे बाद या 2 घंटे बाद क्लाइंट ये रेफर करता है कि आपने गैस टेस्टिंग कैसे करनी है, कंटिन्यूस करनी है, घंटे बाद करनी है, 2 घंटे बाद करनी है, ये रिक्वायरमेंट पे होता है। तो उसके बाद है यूज़ नॉन स्पार्क टूल्स। क्या आप नॉन स्पार्क टूल भी यूज़ कर रहे हैं? मोस्टली ये होता है कि आपने नॉन स्पार्क टूल ही यूज़ करने होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि स्पार्क पैदा ही ना हो, ठीक है। स्पार्क को पैदा होने से हमने रोकना होता है, बचाना होता है ताकि स्पार्क पैदा ही ना हो। उसकी वजह क्या होती है, जब स्पार्क पैदा ही नहीं होगा तो खतरात आपके कम हो जाएंगे, हैजर्ड्स कम हो जाएंगे। नॉन स्पार्क टूल में 2 मिसालें आपको दे देता हूँ। अगर आपने हैमर यूज़ करना है तो हैमर आपको पता है लोहा लोहे से टकराता है तो स्पार्क पैदा करता है। लेकिन हम अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल भी किया जा सकता है कि अगर आपने हैमर यूज़ करना है तो कौन सा करेंगे, तो आप उसे बता सकते हैं कि हम ब्रास का हैमर यूज़ करेंगे। अगर आपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर बफिंग करनी है तो बफिंग के लिए जो आप ब्रश यूज़ करेंगे कौन सा होगा, वो आपसे सवाल करेगा तो आप उसे कहेंगे कि हम ब्रास का ब्रश यूज़ करेंगे, नॉन स्पार्क टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर इज अवेलेबल एट हार्ड वर्क लोकेशन। क्या फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर पहुंचा दिया गया है? ये भी लाजमी सवाल होता है कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर पहुंचा दिया है, फायर होज रेडी है, सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये हम बेसिकली फिलहाल परमिट को पढ़ रहे हैं। उसके बाद नीचे आप देखें डज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड स्पेशल टूल्स टू बी यूज। क्या आपने कोई स्पेशल टूल्स यूज़ करना है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़े क्लाइंट की तरफ से? वो येस और नो क्लाइंट उस देखेगा और आपको बता देगा। हैजर्ड असेसमेंट एंड कंट्रोल फॉर्म आपका JS है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो साथ लगेगा, उसका नंबर होता है, ये नंबर आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद फायर वॉच चाहिए होता है हमें, ठीक है। ये प्रिपरेशन आप पूरे परमिट को रीड कर लें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि हार्ड वर्क एक्टिविटी के लिए आपकी प्रिपरेशन कौन कौन सी होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये आपका फायर वॉच चाहिए होता है, फायर वॉच का नाम आता है, उसका ऑथराइजेशन नंबर आता है, सिग्नेचर आता है और टाइम ड्यूरेशन एज स्टैंड बाई आफ्टर। हाँ, उसमें ये लिखा होता है, ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब हार्ड वर्क एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो फायर वॉचर जो है वो कितनी देर तक स्टे करेगा ऑन दी लोकेशन। तो उसमें आप उससे कहेंगे कम से कम 1 घंटा। आपकी हार्ड वर्क एक्टिविटी खत्म हो गई लेकिन उसके बाद आपने 1 घंटा तक उसी जगह पर स्टे करना है, रुके रहना। उसकी वजह क्या होती है कि काम तो खत्म हो गया लेकिन जो इक्विपमेंट होते हैं वो हीट होते हैं। हीट होने की वजह से वो स्पार्क पैदा कर सकते हैं, आग लगने का बायस बन सकते हैं। इस वजह से जब तक
इक्विपमेंट ठंडा नहीं हो जाएगा उस वक्त तक आपने वहाँ पर साइट को नहीं छोड़ना होता फायर वॉचर ने और परमिट रिसीवर ने भी। उसके बाद नीचे गैस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, उसमें ऑक्सीजन है, एलईएल है। एलईएल बताता चलो आपको लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट को कहा जाता है। सीयू ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। जितनी भी गैसेस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं उनको इसके अंदर मेंशन किया जाता है। कहीं पर बेंजीन भी होती है तो वो भी इसमें मेंशन कर दी जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी। ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 20.9 टू 19.5 टू 23.5 ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। ना इससे नीचे जाना चाहिए ना इससे ऊपर जाना चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है कि 19.5 अगर कम हो जाएगा तो आप काम क्यों रुकवा देंगे? आप कहेंगे कि सर सफोकेशन हो सकती है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जॉब करते हुए सफोकेशन या सांस लेने की दुश्वारी हो सकती है। वो कहेगा 23.5 से ऊपर चला जाएगा तो तब आप कहेंगे तब भी काम रोक देंगे। वो आपसे सवाल करेगा कि जब 23.5 से ऊपर चला गया, आप तो सांस लेने में मसला नहीं होना चाहिए, अब तो सांस अच्छे से आ रही है, आप उसे कहेंगे कि अब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो गया है, अब आग लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस वजह से काम स्टॉप कर दिया जाएगा, एरिया को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है एरिया अफेक्टेड कवर पे। ये जितनी भी चीज़ें नीचे आपको पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। परमिट इशूअर के साइन होंगे, परमिट रिसीवर के साइन होंगे। उसके बाद नीचे आपका जो सेक्शन है उसमें अगर परमिट किसी को हैंड ओवर करना है तो उसके लिए नया इशूअर होगा और नया आपका रिसीवर होगा, उससे सिग्नेचर हो जाएंगे। और उसके बाद आपके वर्क कंप्लीशन से मुतल्लिक है, अगर आपका काम कंप्लीट हो गया तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे और नीचे आप सिग्नेचर करके परमिट क्लोज करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर आप आएँ तो उसकी बैक साइड पर आप देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है लिमरा, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट से कहा जाता है। अक्सर सवाल किया जाता है लिमरा क्या होता है, इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। हम ये परमिट के साथ साथ आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। आप ये देखें, इज द एक्सेस एग्रेस एंड लाइटेड एडिक्टेड। आपने ये देखना है कि वहाँ पर एक्सेस है, लाइटेड है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आपने यस कर देना है। ये सारी चीज़ें आपकी यस होनी चाहिए। ठीक है। इज द टास्क सेफ टू डू टुडेज वेदर कंडीशन, क्या आज की आपकी वेदर कंडीशन ओके है काम करने के लिए? यस। अगर ओके नहीं है तो काम स्टॉप करवा देंगे। डू ऑल द टीम मेंबर्स हैव फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क टास्क हैजर्ड एंड मेलिगेशन। आपने ये देखना है कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं काम करने वाले उन सबको पता है कि आपकी आज ये काम के हैजर्ड कौन कौन से खतरात कैसे हैं और उनसे बचना आपने कैसे है। आर द मैनुअल कॉल पॉइंट, असेंबली एरिया पॉइंट एंड सेफ्टी शावर नाउन। क्या आपने अपने वर्कर्स को ये बता दिया है कि आपका सेफ असेंबली एरिया कहाँ है, कॉल पॉइंट कहाँ है और सेफ्टी शावर कहाँ है? ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। वेरीफाई लॉग आउट टैग आउट, क्या आपने वेरीफाई लॉग आउट और टैग आउट को वेरीफाई कर लिए है या नहीं, ये है आपने चेक करना होता है जाके। ठीक है। इंश्योर टूल्स आर इक्विप्ड, जितने भी आप काम करने के लिए टूल्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो इंस्पेक्टेड है या नहीं। इंस्पेक्शन के लिए 3 किस्म के टैग यूज़ किए जाते हैं। वो हर प्लांट के अपने होते, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, साथ में ऑरेंज हो सकता है। हर महीने के बाद वो कलर कोड चेंज किया जाता है। कलर कोड चेंज करने का मतलब ये होता है कि महीने के बाद इंस्पेक्शन आपने नहीं करवानी होती है या नई इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसके बाद नया टैग लगा दिया जाता है जिससे पता चलता है कि ये टूल इंस्पेक्टेड है। उसके बाद देखें वेरीफाई ऑल कंट्रोल मेजर फ्रॉम JSA। JSA के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं क्या आपने उनके ऊपर अमल करवा लिया है? यस यस यस, सबके ऊपर यस होगा तो उसके बाद ये आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे आपके जो लिखा हुआ है कि आपका ऑक्सीजन लेवल को हर घंटे बाद जब आप ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो उसकी आप रीडिंग लिखते जाएंगे और शाम को ये क्लोज करवा देंगे। सबसे नीचे आप आए तो रिसीवर की जो टीम होगी, परमिट रिसीवर की जॉब करने वाली टीम होगी, उस टीम की यहाँ पर नाम आएंगे और नीचे उनकी ID नंबर आ जाएगी। तो ये आपका था हार्ड वर्क परमिट। तो इस हार्ड वर्क परमिट को उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आपने हार्ड वर्क परमिट लेना है तो प्रिपरेशन कौन कौन सी करनी होती है। 2-3 प्रिपरेशन हैं जो परमिट में नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू यूज़ होती हैं। आपने जब भी परमिट लेना है सबसे पहले अपने फायर वॉच लेके आना है। ठीक है। फायर वॉचर, वो फायर वॉचर चाहिए होता है जिसके पास ऑथराइजेशन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर मौजूद हो जहाँ पर आपने जॉब करनी है। आप फायर होज रेडी हो, पर फायर होज चार्ज होनी चाहिए। ठीक है। चार्ज से मतलब क्या है, आपके पीछे जहाँ से आपने पानी लेना है फायर हाइड्रेंट से उसके साथ लगी हुई हो और उसको खोला हुआ हो। ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन आप उसको चला कर काम में ला सकें। तो उसके बाद आपका एरिया बैरिकेड हो, एरिया बैरिकेड होने के साथ साथ आपका फायर ब्लैंकेट लगी हुई हो जहाँ पर आपने हार्ड जॉब करनी है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, और जो आपका फायर वॉचर है उसको आसपास कॉल मैनुअल पॉइंट का मालूम हो कि फायर अलार्म कहाँ पर लगा हुआ है, बचाना कैसे है, इमरजेंसी नंबर क्या है, फ़ोन बूथ क्या है, आई शावर कहाँ है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसने वेरीफाई करनी होती हैं फायर वॉचर ने। तो ये फायर वॉचर का आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आप समझने की नीयत से देखी होगी आपने तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी परमिट से रिलेटेड होगी।
हो सकता है मैं लिफ्टिंग परमिट पर आपको नेक्स्ट बना के दिखा दूं वीडियो, तो इसकी आप प्रिपरेशन करें। इंटरव्यू आने वाले हैं, इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और साथ में आपको एक और चीज़ बता दूं, हम आयोश, ओशा, निबोश और फायर सेफ्टी के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेट्स में, एकेडमी रेट से हटकर आपको रेट्स मुहैया किए जाएंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं गल्फ़ के अंदर, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपकी मैट्रिक है, आपने कुछ भी किया हुआ है, फायर वाचर, होर वाचर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर की जॉब करना चाहते हैं बाहर, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बेहतर गाइड मुहैया करेंगे। और ये जो आप सिर्फ मशवरा लेने के लिए हमसे कॉल करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।